हाय गाइस, आज हम लोग 2004 में आई हुई सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द ग्रज को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये वाली जो मूवी है ये जुआन सीरीज में ही आती है, उसी यूनिवर्स का पार्ट है और ये वाला स्पेसिफिक मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई गुस्से में कोई मरता है तो एक कर्स वहाँ पे पैदा हो जाता है उस जगह पे। ये जो कर्स होता है जहाँ पे वो इंसान मरा है वहीं पे गैदर होता रहता है और जो भी वहाँ पे दूसरा इंसान आता है उसके विसिनिटी में उसको एनकाउंटर करता है, उसका पार्ट खुद बन जाता है। जिसके बाद मूवी शुरू होती है। हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मरिया होता है और वो यहाँ पे अपने हस्बैंड पीटर को देखती है जो उसके सामने सामने बालकनी से कूद के अपनी जान दे देता है। जिसके कुछ टाइम के बाद का हमें दिखाया जाता है और हम यहाँ एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है यूको और वो एक केयर गिवर का नौकरी कर रही होती है और वो एक घर में आती है जहाँ पे वहाँ पे जो एल्डरली लेडी होती है वो उसका ध्यान रखती है। और यहाँ पे योको जब उस घर की सफाई कर रही होती है तो उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिसके तरफ वो अट्रैक्ट होने लगती है और वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ही कर रही होती है जिसके दौरान वो मारी जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और लेडी को दिखाया जाता है और ये हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर है और इसका नाम होता है कैरन। मालूम चलता है कि ये एक स्टूडेंट तो है ही पर साथ ही साथ वो केयर टेकर का जॉब करने के लिए भी अपने फ्री टाइम में वॉलंटियर करती है और वो अपने बॉयफ्रेंड डग के साथ ही हाल फिलहाल में जापान मूव की होती है। जब ये लोग अपने जॉब के लिए जा रहे होते हैं तो एक सेमेटरी को वो लोग क्रॉस करते हैं और उनको वहाँ पे 3 स्कूल की बच्चियां दिखाई देती हैं और ये तीनों लड़कियां वही होती हैं जो हमें ओरिजिनल फिल्म में दिखाई गई थी। जब वो अपने जॉब पे पहुँचती है तो उसको मालूम चलता है कि उसको एक असाइनमेंट मिला है जहाँ पे उसको केयर करना है एक एल्डरली वुमेन का जिसका नाम होता है एमा और ये वही औरत होती है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पे इसका जो बॉस होता है वो यहाँ इसको ये बताता है एमा के बारे में कि वो डिमेंशिया से सफर करती है और इतना ही नहीं बल्कि उसकी जो रेगुलर टाइम पे जो उसकी केयर गिवर है यूको वो कुछ टाइम से आई नहीं है, इस वजह से इसको वहाँ पे भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ वो लोग यूको को कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं और वो इनका फोन नहीं उठा रही होती। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे उस घर तक पहुंची है एमा के और बाहर ही वो देखती है कि यूको की जो साइकिल है वो तो वहीं पे घर के बाहर ही खड़ी है। और जिसके बाद वो एमा के घर में अंदर आती है और हम देख सकते हैं कि उस घर का जो लेआउट है वो एकदम वैसा ही है जैसे हमने जापानीज ओरिजिनल जुआन में देखा है। उसको यहाँ पे एमा बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में अपने घर में मिलती है तो वो उसको खाना खिलाती है, उसको नहलाती धुलाती है, उसका टेक केयर करती है। जिसके बाद वो घर के अराउंड जाती है, घर को भी पूरा साफ करती है। यहाँ पे जैसे यूको एमा से बात करने की कोशिश करती थी वैसे ही कैरन भी करने की कोशिश कर रही है मगर एमा इसको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। जैसे यहाँ पे यूको को घर में अजीब सी कुछ आवाजें आ रही थी जिसको वो इन्वेस्टिगेट करने गई थी, वैसे ही उसको यहाँ पे घर में फिर से आवाजें आ रही होती हैं इस बार कैरन को और वो जाती है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिससे कि उसको मालूम चले कि सोर्स क्या है उस आवाज का। और जब वो ऊपर जाती है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो उसको एक कमरे में एक क्लोजेट मिलता है जिसमें बहुत ही सारा टेप लगा हुआ है उसको बंद रखने के लिए। वो सारा टेप हटाती है देखने के लिए कि उस क्लोजेट में क्या है जिसकी वजह से आवाजें आ रही हैं। तो उसको वहाँ पे एक अजीब सी किताब भी मिलती है और साथ ही साथ उसको एक छोटा सा बच्चा मिलता है जिसने यहाँ पे एक काले रंग की बिल्ली पकड़ी हुई होती है। ये सब जानने के बाद वो यहाँ एलेक्स को कॉल लगाती है और उसको बोलती है कि जितना जल्दी हो सके वो यहाँ इस घर में पहुँचे। जिसके बाद वो बुक को खोलती है, जो मिस्टीरियस बुक उसको मिली थी अंदर उसको वो खोलती है तो उसको बेसिकली मालूम चलता है कि वो एक डायरी है और उसके अंदर उसको पीटर की फोटोग्राफ भी मिलती है। और ये वही इंसान होता है जैसा मैंने आपको बताया था मूवी के स्टार्टिंग में जिसने अपने बालकनी से कूद के सुसाइड कर लिया था। साथ ही साथ उसको यहाँ पे एक फटा हुआ फोटो भी मिलता है जिसमें एक फैमिली फोटो होता है वो बेसिकली, और उसमें 3 में से 2 का तो यहाँ पे फेस दिख रहा है मगर जो औरत है उस फोटो में उसका जो फेस है उसको यहाँ पे ध्यान से कट आउट करा हुआ होता है। और यहाँ पे फोटो में जो बच्चा दिखाई दे रहा है वो सेम बच्चा है जिसको यहाँ पे कैरन ढूंढी थी जो क्लोजेट के अंदर बंद था और वो अपना नाम उसका हमें मालूम चलता है कि उसका नाम है टोशियो। और साथ ही साथ हम टोशियो का यहाँ देख पाते हैं कि उसको बहुत ज्यादा खरोचे और चोट लगी हुई होती है उसके फेस पे, उसके पैरों पे, हाथों पे, हर जगह। उससे हम लोग ये इम्प्लाई कर पाते हैं कि हो सकता है कि उसको यहाँ पे फिजिकली असॉल्ट और अब्यूज करा गया हो। जिसके बाद हम आंसरिंग मशीन का देखते हैं जो फोन से कनेक्टेड होता है। उसमें हम एक औरत को देख पाते हैं जिसका नाम है सूजन। उसने यहाँ पे मैसेज डाला होता है अपने भाई मैथ्यू के लिए। यहाँ पे इस चीज का रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही होती है कैरन क्योंकि जो फोन होता है जिससे वो आंसर करे वो मिसिंग है और हमें मालूम होता है कि वो फोन तो योको के हाथ में होता है जब वो गई होती है ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जिसके बाद उसको यहाँ पे एमा की आवाजें आ रही होती हैं जो कुछ बड़बड़ा रही होती है जहाँ वो बोल रही होती है कि मैंने
इनको ऐसा बोला था। जिसके बाद वो बार बार इस चीज को बोल रही होती है, रिपीट कर रही होती है बड़बड़ा के, और फाइनली वो यहाँ कैरन से भी बात करती है और हम पीछे से देख पाते हैं कि काले रंग का शैडो कॉर्नर से उठता हुआ ऊपर सीलिंग तक जा रहा है, जो आगे चल के एक औरत का ही स्ट्रक्चर ले लेता है, एक स्पिरिट जैसा दिख रहा होता है एक औरत का। जिसके बाद यहाँ पे जो स्पिरिट होता है उस औरत का वो हवर कर रहा होता है एमा के बॉडी के ऊपर। जिसके बाद वो यहाँ कैरन की तरफ देखता है और जो पूरा स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ देख पाते हैं कि अगला सीन जो हमें दिखाया गया है वो योको और कैरन के उस घर में आने से कुछ टाइम पहले का है, क्योंकि हम यहाँ पे एमा को देख पाते हैं जो अपने बेटे मैथ्यू के साथ है, उसकी वाइफ है जेनिफर और उसकी बेटी का नाम होता है सूजन। और मालूम चलता है कि वो लोग घर को ढूंढ रहे होते हैं खरीदने के लिए, और यहाँ पे उनका जो रियल एस्टेट एजेंट होता है वो उनको यहाँ पे लेकर आया होता है इस घर को दिखाने के लिए, और उसको देख के लग रहा है कि वो बहुत डेस्परेटली कोशिश कर रहा है इस घर को बेचने का। जब ये सारे घर को देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि क्या करना है, तो हम एमा को देख पाते हैं कि ऊपर की तरफ उसका ध्यान गया है, और जब वो ऊपर की तरफ होती है तो वो सीलिंग की तरफ स्टेयर करने लगती है। तब तक हमें यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट को दिखाया जाता है जो नीचे वाले बाथरूम में देखता है कि बाथटब में बहुत ही अजीब तरीके का पूरा काले रंग का पानी जमा हुआ है। जिसके बाद वो अपने स्लीव्स रोल अप करता है और उस चीज का जो ड्रेन होता है बेसिकली उसको वो अनक्लॉग करने की कोशिश करता है, जिससे कि उस पानी को वो वहां से निकाल सके। यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट के साथ एक क्रीपी सा इंसिडेंट होता है। तभी हम देखते हैं कि मैथ्यू आके बोलता है कि वो लोग इस घर को खरीदेंगे। जिसके बाद वो सारे उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि मैथ्यू यहाँ जेनिफर के पास आया है और जेनिफर यहाँ अपना कंसर्न दिखा रही होती है कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है एक नई जगह पे, एक नई कंट्री में बेसिकली शिफ्ट होके एकदम से। और ये वो मोमेंट होता है जहाँ हमें मालूम चलता है कि मैथ्यू ने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को जापान इसलिए मूव कराया था क्योंकि उसको वहाँ पे एक नया जॉब मिला है। जिसके बाद हम जेनिफर को यहाँ देखते हैं जो मार्केट जाती है कुछ सामान और ग्रोसरीज को खरीदने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे टोशियो का जो भूत होता है वो उसको ऊपर वाले कमरे में लेके जाता है ल्योर करते हुए, और उसके पीछे ही उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। हमें यहाँ पे मैथ्यू को दिखाया जाता है जो अपने जॉब के बाद वापस घर आया है, तो उसको यहाँ पे जेनिफर मिलती है और जेनिफर किसी तरह के देख के लग रहा है एक ऐसे ट्रांस में है जहाँ वो कुछ नहीं बोल रही होती, और उसके बेड के साइड में ही उसको टोशियो दिखाई देता है। टोशियो यहाँ पे मैथ्यू को डरा देता है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर एकदम से उठी है, जैसे कि उसको अब तक सांस नहीं आ रही थी, सांस लेने के लिए बहुत जोर से वो उठी है और वापस से बिस्तर पे गिर जाती है और देख के लग रहा है कि वो मर गई है। जिसके बाद हम ये भी देखते हैं कि टोशियो यहाँ पे मैथ्यू को भी मार डालता है। जिसके बाद कहानी हमारी शिफ्ट होती है, हमें प्रेजेंट टाइम में वापस दिखाया जाता है और हम यहाँ पे एलेक्स को देखते हैं जो चेक करने आया होता है कैरन पे। यहाँ पे इसको कैरन बहुत ही ज्यादा डरे हुए स्टेट में मिलती है और साथ ही साथ इसको एमा मिलती है जो अब मर चुकी है। जिसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है और हमें यहाँ पे दो डिटेक्टिव्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम होता है नाकागावा और इकाराशी। यहाँ पे जब वो लोग एलेक्स से बात कर रहे होते हैं तो मालूम चलता है कि अब तक जितने भी इंसिडेंसेस हुए हैं, सारे इवेंट्स जो हुए हैं अपार्ट फ्रॉम पीटर की सुसाइड को लेके, वो सारे के सारे इसी घर में हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर में ही नहीं बल्कि कुछ दिन के स्पैन में हुए हैं सारे के सारे। जिसके बाद फोन का बेसिकली ये लोग उसको ट्रेस करते हैं, हाउस फोन को उसको बजा के, और वही चीज उनको लीड करती है ऊपर वाले कमरे में। और इनको यहाँ पे एटिक में जब ये लोग जाते हैं चेक करने के लिए तो उनको यहाँ पे जेनिफर और मैथ्यू की डेड बॉडीज मिलती हैं। हम यहाँ पे कैरन को देख पाते हैं जिसको होश आता है, वो हॉस्पिटल में होती है और वहाँ पे डग भी होता है, और होश आने के बाद वो डग को बताती है कि उसको लगता है कि उस घर के साथ बहुत ही ज्यादा कुछ चीजें गड़बड़ चल रही हैं। जिसके बाद हमें यहाँ एक दिन पहले का दिखाया जाता है जहाँ पे हम सूजन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में ही है और वो मैथ्यू के लिए वही वाला मैसेज भेज रही होती है। जिसके बाद जब वो ऑफिस से निकल रही होती है तो वो देखती है कि मैथ्यू उसे उसके सेल फोन पे कॉल कर रहा है, मगर मैथ्यू तो यहाँ पे मर चुका है। जब वो फोन उठाती है तो उसको वही क्रोकिंग साउंड सुनाई पड़ता है और वो देखती है नीचे की तरफ तो एक व्हाइट कलर की गोस्ट होती है, वो उसके तरफ क्रॉल करके ऊपर की तरफ आने लगती है सीढ़ियों से। जिसके बाद वो जो गोस्ट होता है वो उस तक ऑलरेडी पहुंच गया होता है, उसके सेलफोन पे कुछ लटक रहा होता है, उसको वो पकड़ लेता है, वो अंदर चली जाती है और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। जिसके बाद सूजन यहाँ भागते हुए सिक्योरिटी रूम में जाती है, वहाँ एक गार्ड को बताने की सारी कोशिश कर रही होती है वो कि उसके साथ क्या क्या हुआ है सारे इवेंट्स को लेके। जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड 10th फ्लोर को जाके चेक करने लगता है हॉलवे में, मगर उसको कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ पे। मगर यहाँ पे जब वो चला जाता है तो पीछे से वही गोस्ट का एपरेशन यहाँ सूजन को मॉनिटर पे दिख रहा होता है जो कैमरा से रिफ्लेक्ट होके मॉनिटर में आ रहा है। वो भागते हुए उस बिल्डिंग से निकल जाती है और एक टैक्सी लेती है अपने घर वापस जाने के लिए। और जब यहाँ पे वो लिफ्ट में होती है, ऊपर जा रही होती है, अपने बिल्डिंग में घर में जा रही होती है, तो हम हर फ्लोर पे देख पाते हैं कि टोशियो उसको स्टॉक कर रहा है।
है। जिसके बाद जब वो घर में होती है तो उसको कॉल आता है यहाँ पे मैथ्यू के साइड से, जो उसको बताता है कि वो उसके बिल्डिंग में है। जिसके बाद वो उसको बसन कर देती है, मतलब उसके बिल्डिंग में आने के लिए उसको अलाउ कर देती है और देख के लग रहा है कि मैथ्यू बहुत ही ज्यादा जल्दी उसके डोर तक आ गया है। जिसके बाद दरवाजा खोलती है तो उसको दिखाई देता है कि मैथ्यू तो वहाँ पे है ही नहीं और उसके हाथ में जो फोन होता है उसमें से उसको क्रोकिंग की साउंड आ रही होती है। इस चीज से बहुत ज्यादा डर के वो अपने बेड में घुस जाती है, ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लेती है और अचानक से जो उसके सेलफोन से जो पार्ट टूटा था, वो जो फजी टाइप से जो लटक रहा था उसके फोन से, वो उसके हाथ में दिखाई देता है। उसको उसके पिलो पे बेसिकली होता है वो कि तभी उसको सडन रियलाइजेशन होता है कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कुछ गड़बड़ चल रहा है। जैसे ही वो अपना ब्लैंकेट उठाती है तो उसको वही वाइट घोस्ट उसके ब्लैंकेट के नीचे उसको दिखाई देती है, जो उसको ब्लैंकेट के अंदर खींच लेती है। हॉस्पिटल की बात कर ले तो वहाँ पे जो यहाँ डिटेक्टिव नाकागावा है वो आता है कैरन को यहाँ क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे वो उसको टोशियो के बारे में बताती है और सामने से डिटेक्टिव उसको बताता है कि वहाँ पे उनको घर में मैथ्यू और जेनिफर की डेड बॉडीज मिली हैं और यहाँ पे पुलिस के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे जेनिफर को मार डाला, जिसके बाद उसने खुद को मार दिया था। जिसके बाद कैरन हॉस्पिटल से निकल जाती है और डग से मिलती है, दोनों बस में होते हैं और यहाँ पे उसको बता रही होती है सारी चीजें, सारी इवेंट्स को लेके उसको क्या लगता है क्या हुआ होगा कि सडनली हम लोग देखते हैं कि बस का जो विंडो है उसमें रिफ्लेक्शन में वही भूत फिर से अपीयर हो जाता है। जिसके बाद कैरन यहाँ पे शार ले रही होती है, अपना हेयर वॉश कर रही होती है और उसके सिर के पीछे से एक हाथ अपीयर होता है। और ये वाला जो सीन है अब सारे ग्रज मूवीज का पार्ट होते हुए आप देख सकते हो, हर ग्रज मूवी में ही दिखाया जाता है मोस्ट कॉमनली। जिसके बाद हमें यहाँ एलेक्स को दिखाया जाता है जो केयर सेंटर से सीढ़ियाँ उतर के जा रहा होता है अपने घर की तरफ और उसको एक कॉर्नर में टोशियो बैठा हुआ दिखाई देता है। और तभी यहाँ पे उसके सामने एक और स्पिरिट फॉर्म में टोशियो के साथ ही एक और लेडी दिखाई देती है और हमें मालूम चलता है फाइनली कि वो जो जॉ हमें ऊपर मिला था जेनिफर और मैथ्यू की बॉडी के साथ वो किसका है। जिसके बाद यहाँ पे डिटेक्टिव नाकागावा को मिल जाता है सिक्योरिटी फुटेज जो सूजन के ऑफिस में से आया है और जब वो उसको प्ले करता है तो उसको वही भूत हॉलवे में वॉक डाउन करते हुए दिखाई भी देता है। जिसके बाद वो आता रहता है कैमरा के तरफ, धीरे धीरे पूरा कैमरे का जो स्क्रीन है वो ब्लैक होने लगता है। सडनली आइस खोलता है वो स्पिरिट, सीधे सीधे वो देख रहा होता है डिटेक्टिव की तरफ और डिटेक्टिव यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड होता है। कैरन को हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो उस घर पे अपने रिसर्च करनी शुरू कर दी है बेसिकली टोशियो को लेके और उसको मालूम चलता है कि उस घर में 3 साल पहले सुसाइड हुआ है, जहाँ पे घर में जो हस्बैंड था उसने यहाँ अपनी वाइफ का बहुत ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया था। जिसके बाद उसने टोशियो को और उसकी बिल्ली को भी मार दिया था, खुद को उसने यहाँ लटका के मार डाला। उसके बाद साथ ही साथ वो यहाँ पे पीटर के सुसाइड के बारे में भी पढ़ती है जो इस इंसिडेंट के अगले दिन ही हुआ था जस्ट। इसके बाद वो यहाँ जाती है मरिया से मिलने के लिए पीटर की सुसाइड को लेके। जिसके बाद वो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स देखती है पीटर के और वो नोटिस करती है कि हर फोटो में बैकग्राउंड में वो कायाको साइकी को देख पा रही है। जिसके बाद फिल्म यहाँ कट होती है, हमें 2001 का दिखाया जाता है और ये पॉइंट होता है जहाँ पे पीटर अभी भी जिंदा है। हमें यह मालूम चलता है कि कायाको साइकी के साइड से उसको बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं, मगर वो रिपीटेडली बोल रहा होता है कि उसको मालूम ही नहीं है कि ये कौन है। जिसके बाद वो साइकी हाउस में जाता है जहाँ पे उसको टोशियो मिलता है, मगर यहाँ टोशियो उससे बहुत ज्यादा कुछ बात करता नहीं है। जिसके बाद वापस हमारी कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है और कैरन यहाँ पे जाती है डिटेक्टिव नाकागावा से बात करने के लिए जो उसको बताता है वही सारी चीजें साइकी हाउस से रिलेटेड जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी, जहाँ पे कर्स कैसे बॉर्न होता है और जो लोग वहाँ पर उसके सराउंडिंग्स में और वेसिनिटी में आते हैं उन पे कैसे वो कर्स ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो मर्डर हुआ था कायाको का और फिर उसके बेटे का, उस बिल्ली का, सारी चीज वहाँ पे जो हुई थी वो उस कर्स को उस घर में जन्म दी थी। क्योंकि यहाँ पे कायाको एक ऑनड्रो में टर्न हो जाती है जिसको जापानीज कल्चर में बोला जाता है एक वेंजफुल स्पिरिट, क्योंकि उनका यहाँ पे बेसिक काम होता है रिवेंज लेना उन सारी चीजों से जो उन्होंने सफर किया था अपने लाइफ टाइम में। यहाँ पे टकेयो ने अपनी वाइफ कायाको को सेवरल टाइम्स बॉक्स कटर की मदद से उसको सेवरल टाइम्स स्टैब करा था। जिसके बाद उसका जो गला है उसको स्नैप करके उसे मार डाला था। गले को स्नैप करने की वजह से उसका जो विंड पाइप था वो टूट गया था, इसकी वजह से वो क्रोकिंग का साउंड निकालती थी। क्योंकि वो यहाँ पे अभी भी जिंदा थी, अटेम्प्ट कर रही थी सांस लेने का, इसलिए जिसको हम लोग डेथ रैटल, डेथ क्रोकिंग साउंड बोलते हैं, वो निकलता था उसके गले से। जिसके बाद टोशियो को और उसके कैट को ड्राउन करके मार दिया था। तभी हमें मालूम है कि टोशियो यहाँ पे बिल्लियों जैसी आवाज क्यों निकालता है, जैसे बिल्लियां यहाँ पे चिल्ला रही होती हैं वैसे। इसी वजह से उन सब की जो स्पिरिट है उस घर से वो लिंक हो चुकी है और जो भी उस घर में जाता है, स्टेप इन करता है, तो इन तीनों के हाथों उनकी मौत पक्की है। क्योंकि वो तीनों बेसिकली देखा जाए तो जो कर्स है उसके एक्सटेंशंस हैं। यहाँ पे कैरन इसका पार्ट इसलिए हो गई होती है क्योंकि वो ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आती है जो ऑलरेडी उस कर्स का पार्ट होता है। यहाँ पे जो कर्स इंसान है उसके
कांटेक्ट में आए या उस घर में आए, कुछ भी करके उस कर्स से रिमोटली भी कांटेक्ट में आता है, वो सारे इंसान उस कर्स में आ जाते हैं, उस कर्स का पार्ट बन जाते हैं। नाकागावा यहाँ पे कैरन को ये भी बताता है कि उसके ऑलरेडी 3 कॉलीग्स इस कर्स का पार्ट बने हुए हैं और ये सब वो जानते हैं, तब भी इस बारे में वो लोग कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद वो अपने उन कॉलीग्स के बारे में सोच रहा होता है और वो डिसाइड करता है कि इस चीज के अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ करने वाला है। जिसके बाद उस घर में आग लगाने के इंटेंट से वो चला जाता है। वहाँ पे उस घर में ही बाथरूम की तरफ हम देखते हैं कि नाकागावा को ल्योर किया जा रहा है, जहाँ पे उसको एक बच्चे की रोने की आवाजें आ रही होती हैं। उसको वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ टोशियो मिलता है बाथटब के कॉर्नर में, और बल्कि यहाँ पे टोशियो का जो फादर होता है वो इसको ड्राउन कर देता है बाथटब में और मार डालता है। कैरन वापस अपने अपार्टमेंट में आती है तो देखती है कि आंसरिंग मशीन में ऑलरेडी डग ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है जो उसको ढूंढ रहा होता है, और ढूंढते ढूंढते वो उसी कर्स्ड हाउस में गया है। यहाँ पे कैरन के पहुंचने से पहले हम देखते हैं कि डग उस घर में आ चुका होता है और यहाँ वो उसके फोन पे कॉल करने की कोशिश कर रही होती है। कैरन उस घर तक बेसिकली पहुंच पाती है जब डग ऑलरेडी वहाँ पर होता है, मगर उसको डग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता, बल्कि यहाँ पे जब वो ऊपर जा रही होती है तो उसको वहाँ पीटर दिखाई देता है और हमें मालूम चलता है कि वहाँ पे टाइम लूप चल रहा है किसी तरीके का। बेसिकली टोशियो एक कमरे में पीटर होता है, यहाँ पीटर तो नहीं देख पाता है कैरन को, मगर टोशियो उसके प्रेजेंस को देख पा रहा है। पीटर को यहाँ पे हो सकता है कैरन का प्रेजेंस फील होता है क्योंकि वो उसकी तरफ मुड़ता तो जरूर है, मगर वो उसको डिसाइफर नहीं कर पाता है। पीटर को भी यहाँ पे रिंगिंग की आवाजें आ रही होती हैं, जो हमने यहाँ डिटेक्टिव नाकागावा को भी देखी है सुनते हुए, जिसकी वजह से पास के ही कमरे की तरफ वो अट्रैक्ट होके वहाँ पे जाने लगता है। जब पीटर वहाँ पहुँचता है, उस कमरे को खोलता है तो मालूम चलता है कि वहाँ पे बेसिकली आर्ट सप्लाईज और पेंटिंग्स रखी हुई हैं, जहाँ पे उसको कायाको की डायरी पड़ी हुई मिलती है जिसमें एक्सप्लिसिटली बताया गया होता है कायाको का ऑब्सेशन पीटर को लेके। और हमें मालूम है कि कायाको के हस्बैंड को यही सेम डायरी मिली थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आया था और उसने कायाको को मार दिया था, और ऐसा होने की वजह से ही कर्स का यहाँ पे जन्म हुआ है। उसको यहाँ पे कायाको की एटिक में जो डेड बॉडी थी जो छुपी हुई थी वो भी उसको मिलती है। साथ ही साथ उसको यहाँ पे टकियो की डेड बॉडी भी लटकी हुई दिखाई देती है, और इससे ये कंफर्म हो जाता है जैसा कि आर्टिकल में बताया था कि टकियो ने खुद को लटका के मार डाला था सबका मर्डर करने के बाद। मगर यहीं पे अगर हम इसी का डायरेक्टर कट वाला साइड देखेंगे तो उसमें दिखाया गया होता है कि कायाको के बालों से वो लटका हुआ होता है और टोशियो जो होता है वो उसके बॉडी को वॉल के अगेंस्ट मार रहा है। तो इसीलिए हम इसको लिंक कर पाते हैं ओरिजिनल फिल्म से कि जहाँ पे टकियो वो पहला इंसान था जो कर्स में फॉल हुआ था एज अ विक्टिम, और उसी ने इस कर्स को एक तरीके से क्रिएट किया और उसी का वो विक्टिम भी बना। वापस आते हैं पीटर पे, तो उसको इन सारी चीजों से जो उसको यहाँ मालूम चली है उससे बहुत ज्यादा डर जाता है और घर छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। कैरन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और उसको यहाँ पे डरा हुआ डग मिलता है, जिसके बाद हम यहाँ पे कायाको को देख पाते हैं उसी फेमस से सीन में जहाँ पे वो क्रॉल डाउन कर रही होती है सीढ़ियों से अपने डेथ क्रोक के साथ ही। और ये वाला सेम सीन हम इससे बेटर क्वालिटी में देख पाते हैं जुआन द कर्स में। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, तो आप चाहो तो उसको भी आप देख सकते हो। वो डग के ऊपर से क्रॉल करते हुए जाती है और डग यहाँ पे बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहा होता है डर के मारे, बल्कि यहाँ पे कैरन घर को छोड़ के जाने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा खुलते ही हम यहाँ पे पीछे से एक और कायाको के उसी कायाको को बेसिकली फिर से अपीयर होते हुए देख पाते हैं और पूरा घर यहाँ पे रैटल होने लगता है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जितने भी उस कर्स के विक्टिम्स बने हुए हैं उन सबके बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने की आवाजें सुन पा रहे हैं। कैरन यहाँ पे लाइटर उठाती है और उस घर में ही आग लगा देती है। हम यहाँ पे कायाको को देख पाते हैं जो कैरन के ऊपर धीरे धीरे क्रॉल करते हुए आ रही है और पीछे जो घर में आग है वो और ज्यादा बढ़ने लग जाती है, और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि पूरा स्क्रीन ही व्हाइट में टर्न हो जाता है। कुछ समय बीतता है, हम यहाँ देखते हैं कि कैरन उस हाउस फायर को तो सर्वाइव कर चुकी होती है, मगर यहाँ पे जो डिटेक्टिव होता है वो कंफर्म करता है कि जिस घर में आग लगी थी जहाँ पे इसने कायाको को सर्वाइव करा था वो घर अभी भी सर्वाइव कर चुका है। कैरन को यहाँ पे बोला जाता है कि डग की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो यहाँ पे हमें स्प्लिट सेकंड के लिए दिखाई देता है, क्या नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो कायाको ही है। और यहाँ हमें तो लगता है कि हो सकता है कि कैरन हेलुसिनेट कर रही है, मगर अगले ही सीन में हमें मालूम चलता है कि कैरन इस चीज को हेलुसिनेट नहीं कर रही है, कायाको उसके जस्ट पीछे ही खड़ी है। यहाँ पे ये सिंबलाइज ये करता है कि वो घर को जलाने में नाकामयाब हो चुकी है, तो अभी भी कैरन उस कर्स का उतना ही पार्ट है जितना वो स्टार्टिंग से थी। और इसी के साथ ही ये मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।